जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में पिछले ही दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूरे विश्व को अलग अलग ब्लॉक में बांटने की कोशिश की थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ खुद के फायदे के लिए। कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि पाकिस्तान में खाने पीने को कुछ है नहीं, इनकम सोर्सेज कुछ है नहीं, और बाहर से IMF से भी अभी पैसे आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों में जो हालात हुई है पाकिस्तान की, उससे इतने बुरे बद से बदतर हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान में एक खाने को दाने तक नहीं बचे हैं। तो इमरान खान ने जो चाल खेली थी ब्लॉक में पूरे विश्व को अलग अलग बांटने की, अमेरिका, चाइना, रशिया, तो इसी ब्लॉक की आज डिस्कशन हो रही है साजिद तरार और कमर चीमा के बीच। तो दोस्तों देखिए डिबेट कैसे ब्लॉक में डिवाइड करके इमरान खान चाइना को ऊपर चढ़ा के कुछ पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों रिजर्व कम हो रहे हैं तो उसके लिए शायद जा रहे हैं। और दूसरा एक ये भी बात चली है कि हमारे लीडरान को ये बड़ा शौक होता है कि जब भी वो बड़े ग्लोबल फंक्शन पे जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े लीडर से उनकी ज़रूर मुलाकात हो। तो सुनने में आ रहा है कि पुतिन साहब से मुलाकात नहीं हो रही क्योंकि चीन कह रहा है, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसको और तरीके से प्रेजेंट किया है। तो चीन और रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, और जो रशिया की ओवरऑल जो पॉलिसी है इस वक्त, और अमेरिका के साथ, और जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, इस पे बात करने के लिए मैंने तारड़ साहब से रिक्वेस्ट की। तारड़ साहब, आप किस तरह देखते हैं, क्या पाकिस्तान वाकई चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, या कि आप समझते हैं कि हमें ये जो पैसे मिलने हैं इसकी वजह से चाइनीज ब्लॉक में जाएंगे हम, या आप समझते हैं कि ऑलरेडी पिछले 7-8 साल में हमारी चाइनीज ब्लॉक में एंट्री हो चुकी थी और वेस्ट भी उसको भी हम अनॉय कर सके हैं? आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान जिस तरीके के इशारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को दे रहा है काफी अरसे से, वो बड़े कंफ्यूजिंग। जिस तरीके से पहले आपने CPEC को वेलकम किया और उसकी एडवोकेसी शुरू की, उसकी मार्केटिंग शुरू की दूसरे कंट्रीज को भी ज्वाइन करने के लिए, वहां से सिग्नल यही जाता था कि आप चाइनीज कैंप में जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद फिर आपने CPEC को रोक दिया ऑलमोस्ट। आपने ऐसे इकदाम उठाए जिससे चाइनीज आपसे नाराज हो गए। उस वक्त यही सिग्नल जाना शुरू हो गया कि शायद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर कमिंग बैक टू द IMF। फिर आपने सऊदी अरेबिया से अपने रिलेशनशिप को पहले खराब हुए OIC की मीटिंग पर, फिर आपने उनसे पैसे लिए, पैसे दिए, फिर पैसे लिए, तो डिफरेंट सिग्नल। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में सिग्नल ये जाता था कि आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप आपके बेहतर हो रहे हैं, और उनके इशारे पे आपको सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए, तो डिफरेंट सिग्नल थे। फिर उसके बाद आपने IMF को पैकेज दिया, आपने आके अप्लाई किया, और उसके बाद हर वो काम किया जो IMF चाहता था, और उसमें फिर सिग्नल यही आ रहे थे कि आप इंटरेस्टेड हैं। अमेरिका, एक टांग आपकी अमेरिका के साथ है, दूसरा आपकी एक टांग जो आप चाइना को भी छोड़ना नहीं चाहते। अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल आपकी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, वो बिल्कुल कंफ्यूजिंग किस्म की है। अब जो खान साहब गए हैं, इस पे ये भी इशारे मिल रहे हैं कि $3 बिलियन वहां से लेंगे। फिर आप कजाकिस्तान से भी लोन लेना चाहते हैं, आप रशिया से भी लेना चाहते हैं। तो इस बात की बिल्कुल इस वक्त मैं समझता हूं कि ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी कंफ्यूज है, आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि आप डायरेक्शनलेस हैं, आप बिल्कुल सीरियस नहीं हैं। और जिस तरह मैंने कई दफा पहले भी ये अर्ज करने की कोशिश की कि आपकी रिप्यूट जो है वो दुनिया में मशहूर हो चुके हैं आप, कि आप डबल गेमर हैं और आप करप्शन में बिल्कुल बड़े बुरे तरीके से घिरे हुए हैं। आप जो बाहर से पैसा लेते हैं, आपका IMF का भी जो पहला प्रोग्राम थोड़ी है, ये 21वां 22वां प्रोग्राम है, लेकिन वो पैसे जो जाते हैं बाहर से वो पाकिस्तान नहीं पहुंचते, जनरल मैसेज तक नहीं जाते। अब आपकी इंटरनेशनल NGOs जो है वो भी खुद अपने प्रोजेक्ट करती हैं, वो आप पे एतबार नहीं करती। USAID के इश्तिहार अखबारों में चलते हैं कि अगर आपको कहीं से खराबी नजर आए तो हमें डायरेक्ट कॉल करें। तो ये रिप्यूट जो है ये एक कोई अच्छी रिप्यूट नहीं है। आपका 140वें नंबर पर आना एक अच्छी बात नहीं है। चाइनीज को पता है इन चीजों का। मैं हमेशा ये एक बात करने की कोशिश करता हूं कि खुदारा एक मिनट के लिए ये सोचें कि अगर चाइना और इंडिया दुश्मनी ना होती तो फिर आपका क्या रोल था चाइना में? आपको चाइना ने क्यों बुलाना था? आपको अभी भी बुलाया नहीं है। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इट वाज नॉट अ बायलैटरल मीटिंग। आपने अपने आप को फोर्स किया है वो ओलंपिक जाने के लिए, और आपने दोबारा उनको मनाने की कोशिश की है कि आप CPEC को दोबारा रिवाइव करें। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं,
आपने 37 रेगुलेशंस डीरेगुलेट की हैं, कोशिशें आप कर रहे हैं पैसों के लिए भी और दूसरी चीजों के लिए, लेकिन खुदा ना अपनी रिप्यूट के बारे में भी कुछ थोड़ा सा उस पर तवज्जो दें। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो दें, अपनी कौमियत पे तवज्जो दें, नेशनलिज्म पे तवज्जो दें। ताहिर साहब, एक बड़ी यहाँ बात आपसे पूछनी है, क्योंकि आपने अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को, वाइट हाउस को और इन अदारों को बड़ा करीब से काम करते देखा है, और आप खुद भी पॉलिटिकली इंतहाई एक्टिव हैं अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में। ताहिर साहब, इस चीज़ को बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान चाइनीज ब्लॉक में चला गया है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो है वो रशिया को सिग्नलिंग कर रहा है, और रशिया में जो सिग्नलिंग खासतौर पे जो रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट की और हमारी बात भी हुई, और आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान नहीं आ रहे, हमारे बड़ी दफ़ा कहने के बावजूद नहीं आए, वो एक और रीजन है। जो लेकिन मैं जो सवाल पूछना चाहता हूँ इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में, कि मगरब जो वेस्ट है, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन है, यूरोप है, अमेरिका है, वो ये समझता है कि चाइना और रशिया उनके इस वक्त जो है वो एडवर्सरीज हैं। हमने मगरब के जो एडवर्सरीज हैं उनसे हमने गले लगा के बैठे हुए हैं। चाइना के साथ तो ठीक है, हमारा एक शुरू से था, लेकिन रशिया के साथ जो करीब होना है, और इस वक्त अमेरिकन जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो एक ऑफेंसिव चल रहा है, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, सेक्रेटरी फॉरेन जो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन और प्रेसिडेंट जो बाइडन, और मैं यहाँ पे अमेरिकी मीडिया तारड़ साहब जो देख रहा हूँ, वो जितना टाइम रशिया के ऊपर दे रहा है और चाइना के ऊपर दे रहा है, हम जितनी क्लियर लाइन रशिया और चाइना के ऊपर ले रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इसमें किस नहज पे जा सकते हैं। दूसरी तरफ आपको पता है तारड़ साहब, वो मसूद खान साहब की भी वो रुका हुआ है। तो ये रशिया और चाइना दोनों अमेरिका के लिए एक एडवर्सरी हैं, और हम दोनों को सिग्नलिंग कर रहे हैं। और जरा यूक्रेन के रेफरेंस से भी काइंडली हमें बताइएगा। देखिए, यूक्रेन इस वक्त जो है वो बिल्कुल इससे पहले, खैर मैं यूक्रेन या किसी मसले को समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि अमेरिका इस वक्त किस पोजीशन में है। अमेरिका बिल्कुल इस वक्त उनकी फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब से अफगानिस्तान से वो जलीलो ख्वार होकर वहां से निकले हैं, डेड बॉडीज अपनी उठा के आखिरी दिनों में वहां से वो भागे हैं, रात के अंधेरे में भागे हैं, उससे उनकी गुडविल खत्म हो चुकी है। उसकी गुडविल के हालात ये हैं कि इस वक्त जर्मनी और फ्रांस भी रूस के साथ डायरेक्ट बातें कर रहा है। उनको ये एक सबसे बड़ा धचका है पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को, कि आपके एलाइज जो हैं वो आपके साथ अपने आप को महफूज नहीं समझते, वो डायरेक्ट यूरोप का हल चाहते हैं। इस वक्त जो पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन रशिया ने बनाई यूरोप के अंदर, उसकी वजह से यूरोप इज अ हॉस्टेज। और दूसरा, इस वक्त हालात अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इश्यूज इस वक्त चल रहे हैं। आधा कंट्री डिवाइडेड है, बाइडन साहब लीडरशिप प्रोवाइड करने से कासर है, आधा मुल्क ये समझता है कि हमसे इलेक्शन चोरी किए गए। उसके बाद ये है कि यहाँ पे इस वक्त सोचा जा रहा है कि बराक ओबामा की थर्ड टर्म चल रही है, टोनी ब्लिंकन उनके एडवाइजर है, उन्हीं की प्रोडक्ट है वो। तो इस वक्त ना रशिया उस अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है। पुतिन इज अ वेरी कैलकुलेटेड आर्मी ऑफिसर, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया अमेरिका को। पहले उन्होंने क्रीमिया को टेक ओवर किया तो ओबामा कुछ ना कर सके, सीरिया में उन्होंने इनको टेस्ट कर लिया है, अब भी वो बेहतर पोजीशन में है। आज के जो सर्कमस्टांसेस वो ये है कि 1,27,000 फौज जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर है, और आज की खबर ये है कि बेलारूस के आसपास भी उन्होंने अपनी फौज का जो है घेराव जो है वो कर लिया है। और इसमें यूक्रेन की जब बात की जाए तो रशिया को यूक्रेन के अंदर से सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन अंदर से डिवाइडेड है, आधा यूक्रेन चाहता है कि हमें रशिया के साथ जाना चाहिए, और दूसरा नेटो के। यहाँ पे 2-3 चीजें और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि रशिया चाहता क्या है। रशिया एक तो चाहता है कि नेटो की फौजें ईस्टर्न यूरोप से उनका इनखला हो, दूसरा वो चाहते हैं हमें परमानेंट गारंटी दी जाए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, और आखिरी उनकी ये ख्वाहिश है कि ईस्टर्न यूरोप में नेटो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस बंद करे। और अमेरिका जो है इस वक्त मर्दे बीमार है, नेटो ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, टूटने के आसपास है, एलाइज जो है वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। और इस वाकये से पहले भी जो अमेरिकन एलाइज थे वो चाइना की तरफ देख रहे थे, क्योंकि चाइना एक उभरती हुई जो है वो ताकत बन के सामने आया है। उनकी नेवल सुप्रीमेसी है साउथ चाइना सी के अंदर। यहाँ पे कई जो अमेरिकन थिंक टैंक्स हैं, जिस तरह रैंड है, इन्होंने कई एक्सरसाइजेस की हैं, पेंटागन ने कई जो कंप्यूटर जनरेटेड एक्सरसाइजेस की हैं। हर नेवल वॉर के अंदर अमेरिका वाज लूजिंग द वॉर फ्रॉम चाइना। तो इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ बैक फुट, और जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे भी अगर मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा,
कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो पेंटागन सपोर्टेड नहीं होती, जो डिफेंस है वो रिपब्लिकन पार्टी के पोर्टफोलियो में होता है। तो इस वजह से जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अब टोटल फोकस इंटरनल है, फॉरेन पॉलिसी इज नॉट ऑन रेडार, पेंटागन इज नॉट ऑन द रेडार, वो बजाय ऑफेंसिव होने के डिफेंसिव है, और अमेरिका इज लूजिंग द ग्रिप ऑन द वर्ल्ड, और जो उनका टाइटल है बीइंग द सोल सुपर पावर ऑन द प्लैनेट इज अंडर थ्रेट। और इसी वजह से रशिया जो है वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है, चाइना जो है वो ताइवान पे मसल फ्लेक्स कर रहा है। इन गिवन हालात में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास एक अच्छा मौका था कि अपने रिलेशनशिप बैलेंस करते। अब वो मैं उसका कंपैरिजन थोड़ा सा इस तरीके से दूंगा, खैर सर्कमस्टांसेस तो डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया जहां भी जाता है वो कर्जे नहीं मांगता, पैसे नहीं मांगता, वो उनका कस्टमर है, क्लाइंट है उनका। जिस तरीके से उन्होंने राफेल तैयारे फ्रांस से खरीदे, S-400 सिस्टम जब उन्होंने खरीदा रशिया से, अमेरिका के साथ वो दूसरी नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, उनकी पोजीशनिंग बैलेंस करते हैं अपने फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अफसोस के साथ अगर आप देखें, जिस तरह कंपैरिजन करें, तो हमारे कुरैशी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कल भी नेशनल असेंबली में उनके रेडार पे मुल्तान की सियासत है। कल भी उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की नेशनल असेंबली में, सेनेट के फ्लोर पर, और फॉरेन पॉलिसी उनके रेडार पर नहीं है। ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। दरअसल इसमें जाहिर बात है कि हमारे मुल्क के अंदर एक थोड़ी सी तकसीम नज़र आती है, और वो जाहिर बात है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, अच्छा होता है। हमारे मुल्क के शायद जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स हैं या जिनको अस्करी अदारे कहा जाते हैं, वो आज भी समझते हैं कि अमेरिका और मगरब की बड़ी रेलेवेंस है, वैल्यू है, और क्योंकि हमारा उनके साथ पिछले 75 साल से कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन डिफरेंट लेवल पे रहा, और ख़ास करके अभी वॉर एंड टेरर में और अफगानिस्तान में। जबकि इमरान खान साहब जो हैं वो ये तय करके बैठ चुके हैं कि मैंने, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस्लामोफोबिया पे बात करता है तो मैंने उसका साथ देना है, अगर चाइनीज जो है वो इस्लामोफोबिया पे बात करते हैं तो मैंने उसका साथ देना है। तो ये जो तकसीम है, इस तकसीम के ऊपर भी बात करें, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब के जाने के बाद ये चीज़ नहीं रही? मैं शेख रशीद साहब को सुन रहा था, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगले दिन BBC को कल इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि ये अच्छा होगा कि अगर हमारे अदारे और हमारी जो हुकूमत है वो एक पेज पे हों, ये सबके लिए अच्छा होगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर जाहिर बात है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो होता रहता है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का रशिया को सिग्नलिंग करना, चाइना को सिग्नलिंग करना, लेकिन अस्करी अदारे जो हैं वो ये समझते हैं कि मगरब की कितनी वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चाइना का उस तरह कंट्रोल नहीं है, जो FATF वो कंट्रोल करते हैं। तो इमरान खान साहब क्या अपनी ईगो को लेके बैठ गए हैं, या उनके लिए, या वो समझते हैं कि शायद मजहब ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है और उसकी वो तबलीग कर रहे हैं और रियासत को उस तरह वो नहीं देख रहे? आप इसको किस तरह एनालाइज करेंगे? इसको एनालाइज मैं पहले जो पिछला मैं अभी जवाब देना चाह रहा था उसमें एक बात मेरे ज़हन से निकल गई थी, लेकिन मैं इमरान खान साहब के बारे में बताना चाहूँगा कि खान साहब ने मजहब का कार्ड बाद में खेलना शुरू किया। जब कंटेनर पे थे तो इनकी ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट थी। ये दिखा के लोगों को वादे कुछ और आए थे, इन्होंने मजहब के कार्ड, मेरा ख्याल है इनके एडवाइजर्स ने या जो इनके मार्केटर हैं जो इनको मार्केटिंग सिखाते हैं, किसी ने बाद में कहा है कि आपकी परफॉर्मेंस कमजोर है और आप अब मजहब का कार्ड खेलें। और उसमें रशिया के सिर्फ पुतिन साहब ने इस्लामोफोबिया की बात नहीं की, वो तो जो हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है ट्रूडो, उन्होंने भी बात की है। तो ये बात करने से आप पूरी फॉरेन पॉलिसी चेंज तो नहीं कर देते। यही हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि जो जहां से कुछ मिलता नजर आता है फौरन हमारा झुकाव उस साइड पे चला जाता है। अब मैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की बात करना चाहूंगा। मैं 2 पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये 1947 से शुरू है रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, ये आज के नहीं है। और इन अदवार में हुआ क्या, आपके अंदर उन्होंने, अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, आपकी ज्यादातर आपके जो अस्करी